Assalamu alaikum students. I am going to start lecture series of Digital Logic and Design CS 302. इस सीरीज के अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा और कोशिश मेरी ये होगी कि जो लेक्चर्स हों वो 10 to 15 मिनट्स के हों। और इसके अंदर प्रोसीजर ये होगा कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनका जस्ट मैं इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा और जो टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग फुल डिटेल से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली जो आगे कंप्लीट कोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ है एनालॉग वर्सेस डिजिटल। तो एक्चुअल में जो हमारी नेचर होती है उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटीज़ जो हैं वो एनालॉग ही होती हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड की गई हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग अ डे, फिर उसके बाद है राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड्स, और फिर है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग कार फ्रॉम ए टू बी। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं या जो हमारी नेचर है वो एनालॉग ही होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ कि जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता है उसके अंदर डिफरेंस किस तरह का होता है। यहाँ पे मैंने दो सिग्नल्स शो किए हैं हमें। जो सिग्नल ये लेफ्ट साइड पे है ये एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो चेंजिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है। ये सिग्नल बहुत स्मूथली चेंज हो रहा है ओवर अ टाइम पीरियड। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम पीरियड 0 पे इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 1 पे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि माइनस के अंदर आ रही है। अगर हम इसे -1 कंसिडर करें तो ये -0.8 तकरीबन बनती है, और उसके बाद 2 के ऊपर भी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है उसके अंदर जो चेंजिंग होती है वो बहुत शार्प होती है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि अगर इसे हम -1 कंसिडर करें और इसे 1 कंसिडर करें तो ये एक ही इंस्टेंस में -1 से 1 पे पहुंच गया। उसके बाद कुछ देर के लिए ये सिग्नल स्मूथ रहेगा 1 पे, उसके बाद फिर अचानक से ये ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें टाइम पीरियड 0 पे फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर इसकी वैल्यू आ रही है -1। और अगर हम टाइम पीरियड 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो 1 आ रही है। इस तरह 1.5 पे भी 1 ही है, 2 पे भी 1 ही है। जिस तरह यहाँ पे हम हर इंस्टेंस के ऊपर वैल्यू फाइंड कर रहे थे और हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो रही थी, इस तरह डिजिटल सिग्नल के अंदर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिलती। इसके अंदर एक सडन चेंज होता है और जो भी टाइम पीरियड हम चेक कर रहे हैं उसके ऊपर जो सडन चेंज है उसकी वैल्यू ही हम देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाली फिगर है इसके अंदर मैंने शो करवाया हुआ है कि डिजिटल सिग्नल है उसके दो लेवल्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर जस्ट दो लेवल हो, दो से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ये जो आपको एक पिक्चर शो की हुई है इसमें अगर आप -1 इसे कंसिडर कर लें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कंसिडर कर लें, तो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर। लेकिन जो इसका की पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर एक सडन चेंज आता है और उसके बाद सिग्नल कुछ देर के लिए स्मूथ रहता है, उसके बाद दोबारा सडन चेंज आता है। तो ये डिफरेंस होता है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में। तो यहाँ पे फिर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में कुछ टेम्परेचर शो किया हुआ है 0 से लेके 45 डिग्री तक, और नीचे टाइम इंटरवल है 1 से लेके 15 तक। तो ये एक एनालॉग सिग्नल शो किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूथ चेंजिंग आ रही है डिफरेंट टाइम इंटरवल के दरमियान में, सिग्नल बहुत स्मूथ है। इसके नीचे ही थोड़ा सा शो किया हुआ है कि अगर हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, और जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उन्हें हम फिर डायरेक्ट लाइन के थ्रू आपस में मिला देते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी नीचे टाइम इंटरवल लिखा हुआ है हर टाइम इंटरवल पे कुछ ना कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, उसके बाद 4 पे। तो इस तरह जब ये सैंपल्स कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद इन सैंपल्स को डायरेक्ट लाइन के थ्रू आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल 25 से लेकर 23 डिग्री के अंदर एक शार्प चेंज आ रहा है, जबकि एनालॉग सिग्नल जो है इसके अंदर बहुत स्मूथ चेंजिंग आ रही है। तो ये डिफरेंस होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में कि डिजिटल सिग्नल के अंदर जो चेंजिंग होती है वो बहुत शार्प होती है। इस तरह नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है कि अगर आप लेवल ऑफ सैंपल्स कम कर लें तो हमारा सिग्नल जो है उसके अंदर फिर और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। लेकिन इसमें यह होता है कि बहुत सा हमारा एक्चुअल डाटा जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो आपको कंप्लीट सिग्नल ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग जो है वो बहुत स्मूथ आ रही है और आपको तमाम चेंजिंग जो है वो आगे ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जस्ट हम ये सैंपल्स
ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट हैंड पे ये सैंपल रिसीव होंगे और उन्हें आपस में डायरेक्ट एक शार्प लाइन से कनेक्ट करके वो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है वो बहुत कम हो जाती है डिजिटल सिग्नल्स की वजह से। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन दी डिजिटल डोमेन। तो जो एडवांटेजेस यहाँ पे बताए गए हैं वो है स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा इन द डिजिटल डोमेन इज मोर एफिशिएंट। कोई भी डिजिटल डाटा है तो उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना ये बहुत आसान काम होता है विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। जो डाटा है वो इजीली सेंड किया जा सकता है और वो रिलायबल होता है। डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर इन डिजिटल इज इजियर। डिजिटल डाटा के अंदर कोई भी जो एरर है उसको डिटेक्ट करना और उसको फिर करेक्ट करना यह आसान होता है। डिजिटल सिग्नल जो हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करना, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना यह बहुत इजी काम होता है। और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना यह भी आसान काम है विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो ये है कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इससे पहले एनालॉग सर्किट्स यूज होते थे और वो बहुत बड़े बड़े होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी जिनका साइज बहुत बड़ा होता था, जबकि डिजिटल सर्किट्स के अंदर आईसीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत स्मॉल साइज होती हैं। नेक्स्ट पर बताया गया जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो डिजिटल सिस्टम्स जो है वो नंबर्स को, टेक्स्ट को, ड्राइंग को, डायग्राम्स, पिक्चर, म्यूजिक एंड साउंड, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेथड यही होता है कि जो एक्चुअल डाटा होता है हमारे पास वो एनालॉग होता है और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर और फिर उसकी हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरनल वर्किंग। इसके अंदर ये है कि जितने भी जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली गेट्स से मिलके बनते हैं। गेट्स उम्मीद है आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, आगे भी इसकी डिटेल आएगी। डिफरेंट गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्स नॉर गेट। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिजिटल सर्किट बनते हैं और डिटेल हम आगे देखेंगे इनके। नेक्स्ट फिर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड फंक्शनल डिवाइसेस में ये बताया गया कि ये जो ऊपर गेट्स आपको बताए गए हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जो है डिफरेंट सर्किट्स बनाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट गेट्स को यहाँ पे मिलाया गया और उससे एक सर्किट बनाया गया है जो कि है 1 बिट फुल एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसी तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट सर्किट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिर सिक्वेंशियल लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इस किस्म के सर्किट होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं और उसके साथ एक और एलिमेंट भी ऐड होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी का एलिमेंट। तो ऐसे सर्किट जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स हों और मेमोरी हो उसे फिर हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं गेट के और उसके साथ एक मेमोरी अटैच है और मेमोरी के अंदर जो प्रीवियस डाटा है वो सेव हो जाता है और उसी डाटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करके हम नेक्स्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे फिर उसकी डायग्राम दिखाई गई है। ये एक काउंटर है सिक्वेंशियल सर्किट जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, मतलब डिफरेंट गेट्स हैं जिसकी वजह से ये काउंटर बना है और इसके साथ एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं मेमोरी का एलिमेंट, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है और उसके ऊपर फिर हम कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये इस किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपनी मर्जी का कोई ना कोई प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई काउंटर बनाना है या कोई एडर सर्किट बनाना है तो हम इन प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके हम वो सर्किट बना सकते हैं और इसके अंदर अगर हमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी इजीली चेंजिंग हो जाती है। फिर आगे मेमोरी के बारे में बताया गया कि जो मेमोरी है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। इसके अंदर एक रोम होती है और दूसरी रैम होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये परमानेंट नहीं होती है, इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है जब भी आप कंप्यूटर को या अपनी डिवाइस को ऑफ करेंगे तो वो डाटा अरेज हो जाता है उसके अंदर। इसके मुकाबले में जो रोम होती है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसके अंदर चेंजिंग नहीं की जा सकती, उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है और ये परमानेंट होती है। जब भी आप अपना सिस्टम ऑफ करते हैं इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो स्टोर रहता है, वो अरेज नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड इंटरफेसिंग। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास डिफरेंट कन्वर्टर्स होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया और इस तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। तो इन कन्वर्टर को इस्तेमाल करके हम एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल डाटा को हम एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनकी डिटेल्स भी आगे वाले लेक्चर्स में आएगी, वहाँ पे फिर हम फुल डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे फिर एक डायग्राम शो करवाई है जिसके अंदर
जो सर्किट है उसके अंदर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी कर रहे हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी कर रहे हैं। तो इस सर्किट में एक्चुअल में ये हो रहा है कि हमारे पास एक बेजल है और इसके अंदर कुछ वाटर है जिसे हीट अप किया जा रहा है, नीचे हीटर अवेलेबल है। तो इसके अंदर होता इस तरह है कि जब भी जो वाटर है या जो भी इसके अंदर लिक्विड है वो जब हीट अप होगा तो उसका डाटा सेंड किया जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। जो एक्चुअल में हीट है वो तो एनालॉग होगी, लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल के अंदर। फिर आगे डिजिटल कंट्रोलर है जो कि उस डाटा को एनालाइज करेगा कि इस वक्त टेम्परेचर कितना हो चुका है। उसके बाद फिर वो दोबारा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग के अंदर और वो डाटा जा रहा है हीटर को। इसमें ये होगा कि एक सर्टन टेम्परेचर पे जब जो भी चीज़ इस वेजल के अंदर अवेलेबल है उसका जब टेम्परेचर एक सर्टन लेवल पे पहुंचेगा तो उसके बाद हीटर को ऑफ करवा दिया जाएगा इस सर्किट के थ्रू। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यूज हो रहा है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी यूज हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड कोड, जिसके अंदर सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया। डेसिमल नंबर सिस्टम आमतौर पे हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर यूज करते हैं, तो इसका थोड़ी सी डिटेल बताइए कि 275 एक्चुअल में किस तरह होता है। ये होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड से वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10 से और उसकी पावर होती है 0। नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई होता है 10 से, उसकी पावर होती है 1। और उससे नेक्स्ट डिजिट, जिस तरह यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर होगी 2। अब इस तमाम को हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 200 प्लस 70 प्लस 5 तो 275। तो इस तरीके से ये नंबर है, ये कंप्लीट नंबर बनता है। नेक्स्ट फिर ये बताया गया है कि अगर फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर के अंदर, तो उसमें ये होता है कि जैसे कि आप पे फ्रैक्शन पॉइंट आ रहा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है 382.91। तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा इस पे पावर होती है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसकी पावर होगी -1। इस तरह जो सेकंड नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, उसकी पावर होगी -2। और फिर जब इस कंप्लीट नंबर को हम कैलकुलेट करके आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद केवमैन नंबर सिस्टम में ये बताया गया है कि जो लोग पुराने ज़माने में घरों में रहते थे तो उन्होंने अपना एक नंबर सिस्टम बनाया हुआ था। उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स अलॉट किए हुए थे और ये इन्हीं सिंबल्स के थ्रू वो कैलकुलेशन करते थे। फॉर एग्जांपल जब वो कोई शिकार करते थे तो उसके बाद वो कैलकुलेट करते थे कि उन्होंने कितने शिकार किए हैं। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो सिंबल है ये इक्वल टू 0 है, इस तरह फिर 1 2 3 4। तो उनकी जो कैलकुलेशन थी वो जो सिंबल्स उन्होंने इन्वेंट किए थे वो 4 तक थे। उसके बाद जब उन्होंने 5 को कैलकुलेट करना होता था तो वो उसके लिए 1 और 0 को आपस में कंबाइन कर देते थे तो 5 हो जाता था। इस तरह फिर 6 और 7। तो बेसिकली जो नंबर थे वो 0 से लेके 4 तक थे और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर आगे नेक्स्ट तमाम नंबर्स बनते थे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अगर इन नंबर्स को याद करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं है। बट नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर फिर जो आगे कन्वर्जन के मेथड आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 0 एंड 1। तो यही 2 डिजिट्स हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे तमाम नंबर बनते हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ काउंटिंग भी शो की हुई है, 0 फिर उसके बाद 1। तो जो 2 है वो बाइनरी नंबर के अंदर होगा 1 0। इस तरह फिर जो 3 होगा वो होगा 1 1। तो ये काउंटिंग 20 तक शो की हुई है और उसके आगे उसके बाइनरी नंबर्स बताए हुए हैं। फिर आगे मेथड बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर हो तो उसे डेसिमल नंबर के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह डेसिमल नंबर में हमने देखा था कि जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो मल्टीप्लाई होता है 10 से और उसकी पावर होती है 0। नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई होता है 10 से, उसकी पावर होती है 1। तो इस तरह बाइनरी नंबर के अंदर भी सेम प्रोसीजर ही यूज होगा, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस चूंकि 2 होती है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट हैं 0 और 1। तो जो भी बाइनरी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और उसकी पावर उसी तरीके से पहले 0 होगी, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 4 जितने भी डिजिट्स होंगे उन्हें हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो आ जाएगा। तो ये मेथड होता है एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने का डेसिमल नंबर के अंदर। इसी तरह फिर फ्रैक्शन अगर आ जाए बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, तो जिस तरह हमने डेसिमल नंबर में देखा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, उसकी पावर होती है -1, फिर -2 -3। सेम इस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और उसकी पावर होगी -1, फिर उसके बाद -2 -3। इसकी फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 की पावर -1 थी वो 1/2 हो गया।
इस तरह यहाँ पे 2 की पावर -2 है तो वो 1/4 हो गया, 1/8 हो गया। इन्हें जब कैलकुलेट करें 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये 1/4 चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे 0 ही लिखा हुआ है, और 1/8 इज इक्वल टू 0.125। इन्हें जब ऐड किया गया तो 11.625 नंबर आ गया हमारे पास। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। लेक्चर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। तो इस लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और लास्ट में एक चीज़ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।